नमस्कार बच्चों, आज हम कक्षा 9वीं की पूरक पाठ्य पुस्तक कृतिका में से पाठ 3 रीढ़ की हड्डी पाठ के तीसरे व अंतिम भाग का अध्ययन करेंगे। प्रारंभ करने से पहले पढ़े हुए पाठ का सार देख लेते हैं। रीढ़ की हड्डी पाठ एक एकांकी के रूप में प्रस्तुत किया गया है, जिसमें नारी को सम्मानजनक स्थान न दिए जाने की समस्या का प्रभावी चित्रण है। यहाँ पर रामस्वरूप अपनी पुत्री के विवाह के लिए एक लड़के वाले को अपने घर बुलाते हैं। लड़का और उसके पिता दोनों के दोनों घर पर लड़की देखने के लिए आते हैं। घर पर पूरी उचित व्यवस्था की जाती है। उन लोगों की मानसिकता बहुत ही दकियानुसी थी। उनका ये मानना था कि लड़की ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ज़्यादा पढ़ी लिखी लड़की जो है वो घर पर अपनी हुकूमत चलाती है, वह किसी की बात को नहीं मानती है, अर्थात वह दबती नहीं है, वह अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए निरंतर संघर्षरत रहती है। इसलिए वह कम पढ़ी लिखी लड़की ही चाहते थे। इसकी वजह से रामस्वरूप जो थे, उन्होंने अपनी बेटी की शिक्षा उनके सामने छिपाई। जब वे देखने के लिए आते हैं तो जैसे ही लड़की उनके सामने पान लेकर आती है और उसका मुंह ज़रा ऊपर होता है, उसकी आंखों पे चश्मा देख के दोनों चौंक जाते हैं। उन्हें कहीं ना कहीं यह संदेह हो जाता है कि इस लड़की ने शिक्षा जो है वो अधिक की है। तो चलिए बच्चों, इससे आगे प्रारंभ करते हैं। पृष्ठ संख्या 38। गोपाल प्रसाद, पढ़ाई लिखाई की वजह से तो नहीं है कुछ? रामस्वरूप, नहीं साहब, वह तो मैंने अर्ज किया ना। गोपाल प्रसाद, संतुष्ट होकर कुछ कोमल स्वर में, बैठो बेटी। रामस्वरूप, वहाँ बैठ जाओ उमा, उस तख्त पर, अपने बाजे वाजे के पास। उमा बैठती है। गोपाल प्रसाद, चाल में तो कुछ खराबी है नहीं, चेहरे पर भी छवि है। हाँ, कुछ गाना बजाना सीखा है? रामस्वरूप, जी हाँ, सितार भी और बाजा भी। सुनाओ तो उमा एक आध गीत सितार के साथ। उमा सितार उठाती है। थोड़ी देर बाद मीरा का मशहूर गीत मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई गाना शुरू कर देती है। स्वर से जाहिर है कि गाने का अच्छा ज्ञान है। उसके स्वर में तल्लीनता आ जाती है, यहाँ तक कि उसका मस्तक उठ जाता है। उसकी आंखें शंकर की झेपती सी आंखों से मिल जाती है और वह गाते गाते एक साथ रुक जाती है। रामस्वरूप, क्यों, क्या हुआ? गाने को पूरा करो उमा। गोपाल प्रसाद, नहीं नहीं साहब, काफ़ी है, लड़की आपकी अच्छा गाती है। उमा सितार रखकर अंदर जाने को उठती है। गोपाल प्रसाद, अभी ठहरो बेटी। रामस्वरूप, थोड़ा और बैठो यहाँ उमा। उमा बैठती है। गोपाल प्रसाद, उमा से, तो तुमने पेंटिंग वेंटिंग भी? उमा चुप। रामस्वरूप, हाँ, वह तो मैं आपको बताना ही भूल गया। यह जो तस्वीरें टंगी हुई हैं कुत्ते वाली, इसी की खींची हैं, और वह उस दीवार पर भी। गोपाल प्रसाद, यह तो बहुत अच्छा है। और सिलाई वगैरह? रामस्वरूप, सिलाई तो सारे घर की इसी के ज़िम्मे रहती है, यहाँ तक कि मेरी कमीज़ें भी। हाँ। अब यहाँ पर गोपाल प्रसाद रामस्वरूप से पूछते हैं कि ये चश्मा कहीं पढ़ने की वजह से तो नहीं लगा? रामस्वरूप कहते हैं, नहीं साहब, ये तो मैंने आपको बताया ना कि इसकी आंख दुखनी आ गई थी, इस वजह से ये चश्मा लगा है कुछ दिनों के लिए। गोपाल प्रसाद फिर कोमल स्वर में कहते हैं, बैठ जाओ बेटी। रामस्वरूप के कहने पर उमा बैठ जाती है वहाँ पर तख्त पे, जहाँ पर बाजे वाजे रखे हुए थे। गोपाल प्रसाद कहते हैं कि बेटी की चाल में तो कोई खराबी नहीं है, चेहरे से भी सुंदर है, गाना बजाना आता है क्या? रामस्वरूप कहते हैं, जी हाँ, बहुत अच्छा सितार और बाजा बजाती है। वह अपनी बेटी से कहते हैं कि उमा, कुछ एक आध गीत सुनाओ। उमा सितार उठाती है और मीरा का मशहूर भजन जो था, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, वह शुरू कर देती है। स्वर से जाहिर था कि उसे गाने का अच्छा ज्ञान था। वह एकदम तल्लीनता से उसके अंदर डूब जाती है।
अचानक से उसकी नज़र शंकर पर पड़ती है और वो गाते गाते रुक जाती है। रामस्वरूप कहते हैं, क्यों, क्या हुआ बेटी, और गाओ। गोपाल प्रसाद कहते हैं, नहीं नहीं साहब, बहुत है, अच्छा ज्ञान है आपकी बेटी को, ज्ञान संगीत का। फिर उमा उठकर अंदर जाने लगती है। गोपाल प्रसाद कहते हैं, बैठो बेटी, थोड़ी देर और बैठो। रामस्वरूप भी उसे बैठने को कहता है। उमा बैठ जाती है। गोपाल प्रसाद उमा से प्रश्न करते हैं कि पेंटिंग वगैरह आती है, लेकिन उमा कोई जवाब नहीं देती। उसकी जगह उसके पिता रामस्वरूप कहते हैं, अरे हाँ, मैं तो बताना ही भूल गया, ये जो तस्वीरें टंगी हुई हैं ये इसी की बनाई हुई हैं। फिर गोपाल प्रसाद अगला प्रश्न करते हैं, यह तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन सिलाई वगैरह आती है? रामस्वरूप कहते हैं, हाँ, सिलाई भी आती है, घर के सारे कपड़े यही सीती है। और ये बात कहते हुए वह हंस देते हैं। गोपाल प्रसाद, ठीक, लेकिन हाँ बेटी, तुम में कुछ इनाम विनाम भी जीते हैं या नहीं? उमा चुप। रामस्वरूप इशारे के लिए खांसते हैं, लेकिन उमा चुप है। उसी तरह गर्दन झुकाए गोपाल प्रसाद अधीर हो उठते हैं और रामस्वरूप सकपकाते हैं। रामस्वरूप, जवाब दो उमा। गोपाल प्रसाद से, हाँ, ज़रा शर्माती है, इनाम तो इसने। गोपाल प्रसाद ज़रा रूखी आवाज़ में, ज़रा इसे भी तो मुँह खोलने दीजिए। रामस्वरूप, उमा देखो आप क्या कह रहे हैं, जवाब दो ना। उमा हल्की लेकिन मजबूत आवाज़ में, क्या जवाब दूं बाबूजी? जब कुर्सी मेज़ बिकती है तब दुकानदार कुर्सी मेज़ से कुछ नहीं पूछता, सिर्फ खरीदार को दिखला देता है, पसंद आ गई तो अच्छा है, वरना। रामस्वरूप चौंक कर खड़े हो जाते हैं। उमा, 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 अब मुझे कह लेने दीजिए बाबूजी, ये जो महाशय मेरे खरीदार बनकर आए हैं, इनसे ज़रा पूछिए, क्या लड़कियों के दिल नहीं होते? क्या उनको चोट नहीं लगती? क्या बेबस भेड़ बकरियां हैं जिन्हें कसाई अच्छी तरह देखभाल कर? गोपाल प्रसाद ताव में आकर, बाबू रामस्वरूप, आपने मेरी इज्जत उतारने के लिए मुझे यहाँ बुलवाया था। उमा तेज़ आवाज़ में, जी हाँ, और हमारी बेइज्जती नहीं होती जो आप इतनी देर से नापतोल कर रहे हैं। और ज़रा अपने इस साहबजादे से पूछिए कि अभी पिछली फरवरी में ये लड़कियों के हॉस्टल के इर्द गिर्द क्यों घूम रहे थे और वहाँ से कैसे भगाए गए थे। शंकर, बाबूजी चलिए। गोपाल प्रसाद, लड़कियों के हॉस्टल में? क्या तुम कॉलेज में पढ़ती हो? अब यहाँ पे गोपाल प्रसाद फिर उमा से प्रश्न करते हैं कि इनाम वगैरह जीते हैं तुमने या नहीं जीते? उमा चुप रहती है, कोई जवाब नहीं देती। रामस्वरूप उसे इशारा भी करते हैं, किंतु वह जवाब नहीं देती है। गोपाल प्रसाद अधीर हो उठते हैं, रूखी आवाज़ में कहते हैं कि इसे जवाब देने दीजिए, आप रहने दीजिए। रामस्वरूप फिर उसे बोलते हैं कि बेटा जवाब दो, देखिए कुछ पूछ रहे हैं वो। तो उमा हल्की मतलब धीमी आवाज़ में किंतु मजबूत आवाज़ में उन्हें जवाब देती है, उत्तर देती है कि जब किसी कुर्सी और मेज़ को ख़रीदा जाता है या बेचा जाता है तो दुकानदार सिर्फ ख़रीदार को दिखा देता है, पसंद आया तो वो ले जाता है, नहीं आया तो वो छोड़ देता है, वो उससे कोई प्रश्न नहीं करता। रामस्वरूप चौंक जाते हैं और उसे रोकने का प्रयास करते हैं, लेकिन उमा अपने पिताजी से कहती है कि बाबूजी अब मुझे कह लेने दीजिए। और वह गोपाल प्रसाद से कहती है, ज़रा पूछिए इनसे कि लड़कियों का दिल नहीं होता, क्या उन्हें चोट नहीं लगती? क्या वे भेड़ बकरियों के समान हैं कि उन्हें देखभाल के परख कर जांचा जाता है? गोपाल प्रसाद भी ताव में आ जाते हैं और रामस्वरूप से कहते हैं, क्या हमें बेइज्जती करने के लिए बुलाया था यहाँ पर? उमा फिर जवाब देती है कि बिल्कुल सही कह रहे हैं कि हमारी कोई इज्जत नहीं है जो इतनी देर से आप नापतोल करने के लगे हुए हैं। ज़रा अपने साहबजादे से पूछिए कि जो पिछली फरवरी गई है इसमें लड़कियों के हॉस्टल के आसपास क्या कर रहे थे, कैसे वहाँ से भगाए गए थे। शंकर अपने पिता से कहता है, चलिए पिताजी यहाँ से। उसे लगता है कि अब तेरी पोल पट्टी यहाँ पर खुलने वाली है। गोपाल प्रसाद फिर चौंकते हैं और कहते हैं, लड़कियों के हॉस्टल में? इसका मतलब
तुम हॉस्टल में पढ़ती हो, कॉलेज में पढ़ती हो? उमा: जी हाँ, कॉलेज में पढ़ती हूँ। मैंने बीए पास किया है, कोई पाप नहीं किया, कोई चोरी नहीं की और न आपके पुत्र की तरह ताक झाँक कर कायरता दिखाई है। मुझे अपनी इज्जत, अपने मान का ख्याल तो है, लेकिन इनसे पूछिए कि ये किस तरह नौकरानी के पैरों में पड़कर अपना मुंह छिपाए भागे थे। रामस्वरूप: उमा उमा। अब यहाँ पे फिर उमा कहती है कि जी हाँ, मैं कॉलेज में पढ़ती हूँ, मैंने बीए पास किया है, कोई चोरी नहीं की, कोई पाप नहीं किया। और ज़रा अपने इस पुत्र से पूछिए, अपने इस बेटे से पूछिए कि यह ताक झाँक करता हुआ कायरता की तरह कैसे वहाँ पकड़ा गया था और नौकरानी के पैर पकड़ के वहाँ से मुँह छिपाकर भागा था। रामस्वरूप फिर उमा को रोकने का प्रयास करते हैं, किंतु गोपाल प्रसाद को गुस्सा आ जाता है। गोपाल प्रसाद खड़े होकर गुस्से में: बस हो चुका बाबू रामस्वरूप, आपने मेरे साथ दगा किया है। आपकी लड़की बीए पास है और आपने मुझसे कहा कि सिर्फ मैट्रिक तक पढ़ी है। लाइए, मेरी छड़ी कहाँ है? मैं चलता हूँ। बेंच ढूंढ कर उठाते हैं, बीए पास। उफ, गजब हो जाता। झूठ का भी कुछ ठिकाना है। आओ बेटे, चलो दरवाजे की ओर बढ़ते हैं। अब गोपाल प्रसाद गुस्से में अपनी छड़ी लेते हैं और वहाँ से आगे की ओर चल देते हैं और कहते हैं, झूठ का भी कोई पैर होते हैं। मैट्रिक पास बता रहे थे, जबकि बेटी जो है वो बीए पास है। उफ! ऐसे करते हुए अपनी बेटी के साथ दरवाजे की ओर बढ़ते हैं। उमा: जी हाँ, जाइए, ज़रूर चले जाइए, लेकिन घर जाकर ज़रा यह पता कर लीजिएगा कि आपके लाडले बेटे के रीढ़ की हड्डी भी है या नहीं, यानी बैकबोन। बाबू गोपाल प्रसाद के चेहरे पर बेबसी का गुस्सा और उसके लड़के के रुलासापन दोनों बाहर चले जाते हैं। बाबू रामस्वरूप कुर्सी पर धम से बैठते हैं। उमा सहसा चुप हो जाती है। प्रेमा का घबराहट की हालत में अंदर आना। प्रेमा: उमा रो रही है। यह सुनकर रामस्वरूप खड़े होते हैं। रतन आता है। रतन: बाबूजी, मक्खन। सब रतन की तरफ देखते हैं और पर्दा गिरता है। अब उमा उन जाते हुए बाप बेटे गोपाल प्रसाद और शंकर से कहते हैं कि हाँ, जाइए, अपने बेटे के घर पर जाके ज़रा देखिएगा कि लाडले की रीढ़ की हड्डी है या नहीं, अर्थात बैकबोन। गोपाल प्रसाद के चेहरे पर बेबसी और गुस्सा साफ साफ झलक रहा था। उसके पुत्र का तो बस जैसे आंखों में से आंसू नहीं निकले, लेकिन बिल्कुल रोने को तैयार था। उमा के पिताजी कुर्सी पे धम से बैठ जाते हैं। सहसा उमा की माताजी घबराहट के साथ अंदर आती है। उमा पुकारती है। उमा रोने लगती है। यह सुनकर रामस्वरूप खड़े होते हैं। रतन आता है। रतन कहता है, बाबूजी, ये लीजिए मक्खन। सब रतन की ओर देखते हैं, तभी पर्दा गिरता है। बेटा, यहाँ पर जो एक बताया गया है कि बैकबोन का क्या अर्थ है, यहाँ पे बैकबोन क्यों कहा गया है? तो यहाँ पर हम सभी जानते हैं कि बैकबोन का अर्थ होता है रीढ़ की हड्डी, जो कि हम सभी के लिए, मानव शरीर के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण अंग है, जिसके अभाव में या कमज़ोरी के अंदर, कमज़ोर होने के कारण व्यक्ति सीधा खड़ा नहीं हो सकता है। व्यक्ति को सीधा खड़ा होने के लिए रीढ़ की हड्डी की मजबूती की आवश्यकता होती है। बिल्कुल उसी प्रकार से समाज में नारी जो है वह रीढ़ की हड्डी जैसा महत्वपूर्ण स्थान रखती है। समाज में नारी को उचित स्थान न मिल पाना समाज की बैकबोन को कमज़ोर करता है, अर्थात उसकी रीढ़ की हड्डी को कमज़ोर करता है। नारी की उन्नति तथा समाज में उचित स्थान दिए जाना ज़रूरी है, तभी हम समाज को मजबूत बना सकते हैं। यहाँ पे यही बताया गया है कि नारी हमारे समाज में एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है, उसका हमें सम्मान करना चाहिए, उसे उसका उचित स्थान दिया जाना चाहिए। तो बच्चों, यह था पाठ रीढ़ की हड्डी